अभी से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी पंजाब के अबोहर में थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर हमला बोला। मोदी ने सीएम चन्नी के उस बयान पर जमकर निशाना साधा, जिसमें चन्नी यूपी और बिहार के लोगों को बाहरी बता चुके थे। पीएम के इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में उबाल आ चुका है। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए, और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को उत्तर पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी, जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, पीएम मोदी ही नहीं, बिहार यूपी के नेता भी सीएम चन्नी को घेर रहे हैं सवालों के घेरे में। साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने को कह रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं। आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। ओ भाई, पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। दिल्ली
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने न्यूज 18 से बातचीत में सीएम चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद ना तो कोई चन्नी जी को पूछेगा और ना कांग्रेस को। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आएगी आपकी तो नशा का कारोबार बंद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो कह रहे हैं यूपी, बिहार, दिल्ली के भैया आ रहे हैं सिर्फ पंजाबियों के लिए पंजाब। अब जब उनके दिल में देश के लिए कोई भावना ही नहीं है, देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत है उनके मन में, चन्नी जी के मन में, चन्नी जी के दिल में देश के लोगों के लिए इतनी नफरत देख के मुझे लगता है ऐसा आदमी सीएम की कुर्सी पर तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। गलती है कि वो बैठा है, देश का दुर्भाग्य कि ऐसा आदमी जो देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत रखता है। जब उनके इस बयान पे उनसे सफाई पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो बाकी यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, उनका कहना केवल अरविंद केजरीवाल के लिए था कि अरविंद केजरीवाल बाहरी है, वो यहाँ पर आ रहा है। चन्नी जी अब पंजाब का बीता हुआ कल है, थोड़े दिन की बात है, 2 दिन की बात और है। इसके बाद ना कोई चन्नी जी को पूछने वाला है, ना चन्नी जी की कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अस्पताल बनेंगे, रोजगार का काम होगा, नशे का काम धंधा बंद होगा इनका, तो उसके बाद में अपने आप लोग हमेशा आम आदमी पार्टी को। यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच विश्व युद्ध का खतरा बरकरार है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना सीमा से पीछे नहीं जा रही है। रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन के नेताओं ने रूस के दावों को झुठलाते हुए साफ कर दिया है कि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 और सेनाओं की तैनाती कर दी है, जिसका मतलब ये है कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने की जगह उनकी तैनाती को बढ़ाता जा रहा है, जिससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि रूस इस मसले पर फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसी हफ्ते म्यूनिख में यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं और सुरक्षा के मसले पर बातचीत करेंगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि हालात कैसे हो चुके हैं। हालांकि इस बीच जो रूस का दावा है और जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि रूस की तरफ से दलीलें ये दी जा रही है कि हमने अपने सैनिकों को हटा लिया है, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि सैनिकों की तैनाती अभी वहीं पे है। इस बीच अमेरिका का दखल और भारत की परेशानी और चुनौती ये है कि भारत के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके आने को लेकर अभी उस तरीके से प्रबंध नहीं हो सका है। ये भारत के सामने चुनौती है। क्वाड की बैठक हो चुकी है। क्वाड देशों ने मिल बैठकर ये तय किया कि आखिर ये दोनों देश युद्ध के हालात में पहुंच जाते हैं, यूक्रेन और रसिया। तो ये जो देश है, क्वाड में हिस्सा लेने वाले जो देश हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, उनके पास विकल्प के तौर पे क्या होगा। तो तकरार बहुत ज्यादा। इस बीच रूस की जो तैयारियां है उसको देखकर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि रूस एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस की जो फौज है उसकी तैनाती सीमाई इलाकों पे है, यूक्रेन की सीमाई इलाकों पे है। और हालांकि कल से इस तरीके की खबरें मिलने लगी थी और इस वक्त की बड़ी खबर यह है जहां यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बमबारी की खबर है। बमबाजी हुई है, यहां पे बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में गोला दागा है और ये गोला दागने के बाद जो हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक गोला वहां मौजूद एक स्कूल में गिरा। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये हमला हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था। यानी यूक्रेन में ये जो हमला हुआ है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस हमले के जरिए ही स्थिति के बारे में बिल्कुल पता चल रहा है। रसिया का सारा दावा अभी खारिज इस लिहाज से क्योंकि वहां पे अब बमबाजी की जाने लगी और पहली बमबाजी जो हुई है वो कहां पे, एक स्कूल में। अब ये कैसे पूरा इलाका खंडर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा मलबा जो इलाके में बिखरा हुआ है उसकी बानगी, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यानी 2 देश यूक्रेन और रूस अब युद्ध के बीच में आ चुके हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका की दखल किस तरीके से रही है वो भी वक्त वक्त पे हम आपको अपडेट करें, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें परेशानी बढ़ाने वाली। दुनिया के 2 मुल्क आपस में अब युद्ध कर रहे हैं, अभी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब रसिया की तरफ से जो स्टेप उठाए गए हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच विश्व युद्ध का खतरा बरकरार है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना सीमा से पीछे नहीं जा रही है। रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन के नेताओं ने रूस के दावों को झुठलाते हुए साफ कर दिया कि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
व्हाइट हाउस की तरफ से भी दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 और सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है, जिसका मतलब ये साफ है कि रूस एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने की जगह उनकी तैनाती और बढ़ाता जा रहा है, जिससे बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि रूस इस मसले पर फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसी हफ्ते म्यूनिख में यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात करने वाली और सुरक्षा के मसले पर बातचीत करेंगी। तो ये तस्वीरें टैंक की, और वहां पे पहले युद्धाभ्यास और उसके बाद अब युद्ध के लिए जो अभी खबर निकलकर सामने आई थी तस्वीरों के साथ, वो यूक्रेन से जहां एक स्कूल पे हमला भी बोला गया है, बमबारी वहां पे की गई है, और ये टैंक की तस्वीरें जहां गोले दागे जा रहे हैं। यानी दोनों ही मुल्क एक दूसरे को सैन्य ताकत अपनी दिखा रहे हैं, और सैन्य ताकत दिखाते हुए वो बता रहे हैं कि हम पीछे हटने को एक भी कदम तैयार नहीं है। और इस वक्त हम सीधे आपको यूक्रेन लिए चलते हैं। दरअसल इस वक्त शुभ गोयल हमारे साथ, एक स्टूडेंट है जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, और उनके पिता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। शुभ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भारत आना चाहते होंगे, क्या क्या परेशानियां हो रही है? मैम, मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे अभी सेफ है हम। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमको इंडिया आना ही है। अभी ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहे चांसेस आने के, और ना ही हमको आना है अभी, क्योंकि मेरा तो अभी लास्ट ईयर चल रहा है। मेरे को 3 से 4 महीने बाद मेरे को मेरी डिग्री मिलने वाली है। शुभ, दरअसल हुआ ये है कि 2 देश युद्ध के हालात में पहुंच चुके हैं, और भारत सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भारत लौट आए। इसलिए मेरा सवाल था ये तो जो पेरेंट्स वगैरह है उनका थोड़ा सा डिमांड होगा, उनको थोड़ा उनकी ज्यादा वो सोच रखते हैं। वो उनको लग रहा है कि बेटे किस कंडीशन में होंगे उनके। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। जो चल रहा था उन लोगों का, जो 16 तारीख का अटैक करने का था, वो 16 तारीख जा चुकी है, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कि अटैक वगैरह कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और जो भी यहाँ पे जो पीपल, जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो नॉर्मली यहाँ पे जी रहे हैं लाइफ। उनको कोई ऐसा टेंशन जो वहां के रहने वाले हैं, जो शुभ यूक्रेन के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि उनको तो वहीं रहना है, लेकिन जो यूक्रेन की सीमा है वहां पे रूस ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां हैं। और मैं सुबह जब कुछ वहां के स्टूडेंट से बातचीत कर रही थी, तो उनके सामने चुनौती है, वो भारत लौटना चाहते हैं। ये और बात है कि आप नहीं लौटना चाहते, लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो लौटना चाहते हैं। मैम, वो सबके अपने अपने थिंकिंग है। बाकी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा तो लास्ट ईयर है, मैं रिस्क नहीं लूंगा कि अभी मैं आऊँ और मेरे फिर डिग्री डिले हो सकती है उसके कारण मेरी। तो मैं तो फिर डिग्री लेके ही जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने और मेरी जो डिग्री पेंडिंग है अभी 3 से 4 महीने जो बचे हैं मेरे, वो डिग्री कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ से जाऊँ। क्या इस बीच भारतीय दूतावास ने आपसे संपर्क किया है? क्योंकि वो भी बाकायदा एक लिस्ट देख रहे होंगे कि भारतीय स्टूडेंट्स कितनी तादाद में वहां पे हैं। किसी ने संपर्क किया है इस बीच आपसे? फ्रेंड वगैरह मेरे दूसरे भी हैं, वो जिसकी इच्छा है वो जा रहा है, जिसकी इच्छा नहीं वो नहीं जा रहा। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ 6th ईयर के जो स्टूडेंट है, वो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जा रहा है। जो जूनियर वगैरह जो हमारे हैं, वो उनका सुनने में आया, वो लोग जा रहे हैं जूनियर वगैरह। अच्छा, यूक्रेन में अभी हालात क्या बने हुए? आप बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी जो हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से, वहां पे थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी है। तो आप जिस हिस्से में हैं यूक्रेन के, वहां पे कैसे हालात हैं? मैम, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है, अटैक की कुछ ऐसा न्यूज वगैरह आ भी रही है। यहाँ पे मेरे को, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को। मैम, क्या शुभ गोयल के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं? कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। शुभ गोयल के पिता इस वक्त श्याम गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपके बेटे तो खुश हैं वहां, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या भारत में रहते हुए आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई चिंता हो रही है उनके लिए? जी मैडम, भारत के जितने अन्य परिजन हैं जिनके की बालक अभी यूक्रेन में है, उन सबकी भांति मुझे भी, हमारे पूरे परिवार को चिंताएं हैं। जब से हम लोगों ने देखा है, हम लगातार न्यूज चैनलों पे बने हुए हैं। जी, तो अभी शुभ को लेकर आपके मन में कोई परेशानी? शुभ को लेकर परेशानी बिल्कुल है, लेकिन जब हम शुभ से बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ। कभी मन करता है कि वास्तव में से, कभी ये हम सोचते हैं कि हमको को चूंकि हम परेशान ना हो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है वहां पे। नहीं, इसलिए मेरा सवाल ये है कि लेकिन यहाँ जो मीडिया में देख रहे हैं,
शुभ, अगर वहां पे हैं, यूक्रेन में फंसे हैं, तो ये भारत की जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बेटे शुभ हैं, वो भारत की भी जिम्मेदारी है। और भारत सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि वक्त रहते यूक्रेन में चूंकि युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और कुछ बमबाजी की खबरें आ रही है, तो उस लिहाज से सबको वापस इंडिया आने के लिए कहा गया है। तो फिर आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं? जी मैडम, एक खबर ये भी आ रही है कि वहां से सारी इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक खबर ये भी आ रही है। और एक खबर यह भी है कि वहां से 4 से 5 गुना किराया लेकर बच्चों को भारत आने की इजाजत दी जा रही है। नहीं, ये खबरें हैं। इसी परेशानी को समझने के लिए हम लगातार यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भारत सरकार भी अलर्ट हो जाए कि फ्लाइट्स नहीं है या फ्लाइट्स के प्राइस इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम परेशानियां ही डिस्कस करने के लिए इस वक्त भी हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या शुभ को आना है अभी या नहीं आना है? जी, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी बच्चे अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने का अगर कोई विशेष कंडीशन बनती है, मैं पहली बात तो यह कि युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो उन परिस्थितियों में उन बच्चों को भारत सरकार लाने का प्रबंध करे, ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। किसी और से इस बीच शुभ गोयल हमारे साथ है। शुभ, आप अपने दोस्तों के बारे में बताइए, कोई है ऐसा जो परेशान हो, जो आना चाहता हो? क्योंकि इस वक्त इंडिया में अभी हमें सब देख रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी देख रहे हैं, तो अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई आना चाहता हो तो उसकी मदद की जा सके। कुछ मेरे जूनियर फ्रेंड वगैरह हैं जिनकी आने की इच्छा है और उन्होंने टिकट भी बुक करवा रखी है जी। और कुछ लोगों की जिन्होंने टिकट बुक कराई थी वो कैंसिल भी हो चुकी है, क्योंकि सुनने में आया था कि अटैक वगैरह हो रहा है, तो उन बच्चों की टिकट भी कैंसिल हो चुकी, फ्लाइट भी कैंसिल हो गई उन लोगों की। तो क्या भारतीय दूतावास में आप सबने, किसी ने, आपके दोस्त ने, किसी ने संपर्क किया है? बात तो मेरे सबसे होती है, मेजोरिटी जो मेरा फ्रेंड सर्कल उनसे बातचीत तो होती रहती है। जो मेरे 6th ईयर के फ्रेंड है उनमें से तो मेरे को लगता है अभी कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे। बाकी जो जूनियर वगैरह जो मेरे फ्रेंड है वो जाने का बोल रहे हैं और वो टिकट भी बुक करवाने की बात कर रहे थे मेरे से। टिकट जब भी होगी जब वो चले जाएंगे। जो जूनियर है वो जाने की बोल रहे हैं, बाकी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, वो नहीं, उसमें से अब तो ये कोई नहीं जा इच्छा रहा है। पे शुभ दरअसल निर्भर नहीं करता है, ये इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। इस बीच मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शुभ और शुभ के पिताजी दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं, तो हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच क्या हालात बने हुए हैं एक बार फिर हम दर्शकों के सामने ब्रीफ कर दें। रूस की फौज के यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने की खबरों को अमेरिका ने झूठा करार दिया है और ये झूठा दावा बताया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। ये खबर मिल रही है। अमेरिका के दावों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर अब रूस के करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि पुतिन के रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से वापस बुलाने का दावा गलत है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके जरिए ही आपको पता चल रहा है कि कैसे हालात बन चुके हैं। युद्ध कभी भी हो सकता है, ये हम कह सकते हैं इस वक्त अपने दर्शकों के सामने। और समझना होगा कि किस तरह से ये पूरी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच की जो ये विवाद लगातार एक बड़े विवाद के तौर पर सामने आ रहा है, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हम बातचीत यूक्रेन में मौजूद उन छात्रों से भी कर रहे हैं जो वहां फंसे हुए हैं। कुछ छात्र हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनके परिजन जो कि भारत में मौजूद हैं वो परेशान हैं, वो अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और उनकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और इंदौर से हमारे साथ शुभ गोयल मौजूद हैं और साथ ही उनके पिता श्याम गोयल जी भी मौजूद है। सबसे पहले शुभ, आपके पास यहां पर आना चाहेंगे, किस तरह के हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि इस वक्त आप यूक्रेन में मौजूद हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं। शुभ मैम, डर तो हमें भी लगा था जब हमने जब न्यूज सुनी थी 16 के पहले, क्योंकि उनका था अटैक का कि 16 तारीख को अटैक हो सकता है, तो 15 की नाइट को डर तो हमको भी लग रहा था। मगर जैसे 16 तारीख कल हो गई, उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अब कुछ अटैक वगैरह का कुछ सुनने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल जो भी जनता है, जो पीपल है, ऐसे घूम रहे हैं आराम से जैसे कुछ हुआ भी नहीं था और नहीं हो रहा है और ना कुछ। बिल्कुल शुभ, हालांकि हर कोई यही चाहता है कि ये विवाद जो है जल्द से जल्द सुलझे, क्योंकि आप सब हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है, पढ़ाई के लिए, भविष्य को संवारने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपके पिता भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। एक पिता होने के नाते जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। क्या कुछ श्याम गोयल जी इस वक्त आपको लग रहा है आपका बच्चा वहां पर सुरक्षित है? सबसे अहम बात यही है, लेकिन आपको लगता है कि जो बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उनकी वापसी जल्द हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए।
और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैडम। नहीं, भावनात्मक तौर पर हम समझ सकते हैं क्योंकि आप एक पिता हैं, आपने अपने बच्चे को हंसता खेलता देखा है, उसके भविष्य के सपने यहाँ पर देखे हैं और यकीन मानिए भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ेगी। आपके आंसुओं की कीमत यहाँ पर हर कोई समझ सकता है मेरा इस भारत वक्त। सरकार से जी यही निवेदन है, जी जी मेरी सरकार से यही निवेदन है कि अगर कोई परिस्थितियां इस तरह की बनती है तो इन बच्चों को, मेरे बच्चे के साथ जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं वहां पे उनको निकालने का प्रबंध करें, क्योंकि सभी माता पिता चिंतित हैं। शुभ, आपके पिता यहाँ पर देखिए किस तरह से उनकी आंखें नम हो गई हैं। हालांकि आपके चेहरे पर मुस्कान है, ये मुस्कान उनको हिम्मत दे रही है कि किस तरह से आप वहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? आप यूक्रेन में हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हालात आपको सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाद जब भी बढ़ता है तो हालात कई बार अचानक बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि जो लौट सकते हैं उन्हें लौट आ जाना चाहिए? शुभ जी मैम, जिनको बच्चों जो भी हो, जिनको इच्छा है जिनके आने की, उनके लिए टिकट हो भी रही है। मतलब सुनने में आया था कि टिकट वगैरह बच्चे करवा रहे हैं, जिनकी इच्छा है बच्चों की वो जा भी रहे हैं यहाँ से। बहुत सारे लोगों ने टिकट भी करवा ली है। कल बात हुई थी मेरे फ्रेंड से, तो वो बता रहा था वो कि टिकट हो भी रही है, बच्चों जिनकी इच्छा है वो जा रहे हैं। श्याम जी, यहाँ पर शुभ फिलहाल बता रहे हैं कि जहाँ पर वो मौजूद है हालात सामान्य है, लेकिन एक पिता होने के नाते आपकी चिंता जो है, आपका जो फिक्र करना है वो वाजिब है। आपको लगता है फिर भी आप ये क्या चाहते हैं कि शुभ वापस आ जाए, जल्द से जल्द देश वापसी कर पाए? क्या अभी आपके मन में ये चल रहा है या फिर शुभ की बातों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? हर पिता की भांति मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हाँ, शुभ की जो बातें हैं उससे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ और उसे अपनी पढ़ाई पूरी आना चाहिए, क्योंकि मात्र 3 महीने बाकी है उसकी डिग्री में। जी शुभ, आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो फैसला लिया गया, जो हवाई प्रतिबंध हटा दिए गए, वो सबसे बेहतर फैसला यहाँ पर रहा? एक बड़ी राहत उसने दी आप जैसे स्टूडेंट्स को जो वापसी चाहते हैं? शुभ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो हम जानना चाहेंगे शुभ आपसे, आपको लगता है कि बड़ा राहत भरा वाला फैसला है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कि हवाई जो प्रतिबंध थे, सीट पर जो प्रतिबंध था, वो बैन जो है हटा दिया गया है? आपको लगता है बड़ी राहत है ये? जी मैम, जिन बच्चों की अगर इच्छा थी आने की, अगर उनके लिए ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। ये कि जिनके बच्चों की इच्छा थी वो जा रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली वाले में भी फियर था, डर था कि क्या होगा बच्चों के साथ, क्या हो सकता है। तो जिनकी इच्छा थी वो टिकट बुक करवा के जा भी रहे हैं। शुभ, आपके आसपास कुछ ऐसे छात्र मौजूद हैं, आपके दोस्त या आपके सीनियर, जूनियर या आपके बैचमेट जो वापसी करना चाहते हो? अगर चाहते हैं तो उनके मन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? हम चाहेंगे शुभ आपके जरिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं, यूक्रेन के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपके आसपास हैं? मैम अभी तो फिलहाल मेरे पास तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं मेरे आसपास, मगर मैं कल ही मेरी बात हुई थी मेरे फ्रेंड से। जिन लोगों की इच्छा है, जो जाना चाहता है, वो बोल रहा था कि टिकट हो रही है और जो जिनको जाना है वो जा भी सकता है। बाकी क्योंकि मैं नहीं जाने, मेरी इच्छा फेवर नहीं जाने की, क्योंकि मेरे को डिग्री मिलने वाली है और मैं इस रिस्क ले रहा हूँ कि मैं जाऊँ और वापस फ्लाइट बंद और मेरा यहाँ पे ना हो आने का। इसलिए मेरे को लगता है कि मैं 3 महीने यहीं पे और रुक जाऊँ और डिग्री फिर लेके ही जाऊँ। तो मेरी इच्छा ये है। बाकी सब अलग अपने अपने बच्चों का अलग अलग ओपिनियन होता है, सब अलग अलग थिंकिंग रखते हैं। बिल्कुल सही। पर शुभ, आपको इस बीच क्या ये लगता है, तो ये आपको लगता है कि अभी तो हालात ठीक है और हम दुआ भी यही कर रहे हैं, प्रार्थना भी यही कर रहे हैं कि हालात बेहतर रहें, ताकि आप जैसे बच्चे जो अपना भविष्य संवारने के लिए गए हैं उन्हें बेवक्त वापसी यहाँ पर ना करनी पड़े? लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कितना वक्त आपको लगता है कि पूरी तरह से जो बच्चे, अगर किसी के मन में ये डाउट है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, आपने बताया कि आपके जो जूनियर हैं, कुछ उनके मन में इस तरह की दुविधा है, लौटे ना लौटे, क्या करें क्या ना करें, इस भी असमंजस में है कुछ स्टूडेंट्स? मैम असमंजस में तो है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिसकी इच्छा है वो जा भी रहा है, जिसको ज्यादा ही फेयर लग रहा है, जिसको ज्यादा ही डर लग रहा है, वो टिकट बुक करवा के जा भी रहा है। और जो मेजोरिटी जो 6th ईयर की स्टूडेंट है, मेरे को लगता है ऐसा कोई 6th ईयर का स्टूडेंट कोई जा रहा है, क्योंकि मैं भी 6th ईयर में पढ़ता हूँ और मेरे को लगता है कोई 6th ईयर का स्टूडेंट जाने का बोल रहा है। हाँ, जो जूनियर है उनको ज्यादा फेयर है, उनको ज्यादा टेंशन है, वो ज्यादा स्ट्रेस में है और वो फिर टिकट बुक करवा के जा रहे हैं। मेरे को लगता कि जाने की इतनी रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतना कोई ना लोड ले रहे हैं कोई जनता, और कुछ ऐसा कुछ देखने में आ रहा है, जहाँ तक मेरे को लगता है।
शुभ के पिता श्याम जी भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। श्याम जी, एक पिता होने के नाते एक परिवार में अपने बच्चे को इस तरह से सुनना कि फिलहाल वो अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो कि वापसी करना चाहते हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि अभी फिलहाल ये फैसला उनका सही है? क्योंकि हालात जो अब अगर बीच में कुछ सुधरे हुए हैं तो ये मौका देखकर वक्त है उन बच्चों के लिए वापसी करने का। एक पिता होने के नाते हम जानना चाहेंगे आपकी राय। नहीं, मुझे तो प्राउड फील हुआ मैडम, जो अभी शुभ ने जो बातें कही उससे प्राउड फील हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो जूनियर बच्चे हैं वास्तव में उनको कम समय होता है, तो उनका डर स्वाभाविक भी है और इसलिए हो सकता है वो आने की योजना बना रहे हो। लेकिन अगर सीनियर स्टूडेंट्स वहां पर रुके हुए हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए उन जूनियर बच्चों को, ऐसा मेरा मानना है। शुभ, आपको क्या लगता है, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की सांत्वना दी जा रही है या कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो वहां से जुड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में क्या करिए सांत्वना देते हैं कि माहौल ठीक है, बिगड़ेगा नहीं, कोशिश की जा रही है इस तरह से कुछ? जी, मैं इंदौर जिले से बिलोंग करता हूं और हमारे सांसद महोदय जो है उन्होंने अपनी बात आगे तक पहुंचाई है। मेरे मित्र इंदौर में है अखिलेश जी राव, हम मिलने गए थे सांसद जी से, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका। शुभ, आपका भी शुक्रिया और यही प्रार्थना हम करते हैं कि आप सभी वहां पर सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द जो ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद है वो सुलझ जाए। और इस वक्त हम आपको बता दें कि यूक्रेन से विवाद के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने रूस के डिप्टी पीएम से मुलाकात यहां पर की है और इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस को सैन्य समर्थन देने का ऐलान किया है। निकोलस ने कहा कि हम दुनिया की एक सैन्य ताकत रूस के साथ मिलकर तैयारी, प्रशिक्षण और सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि इस बयान से एक महीने पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर फोन पर बातचीत यहां पर की थी। तो एक तरफ विश्व युद्ध का खतरा जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच हम उन तमाम छात्रों की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी आवाज भी पहुंचा रहे हैं जो वापसी करना चाहते हैं और जो खुद को फिलहाल अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। Y uno va en las calles de Caracas, turistas rusos. Y eso lo que va a hacer es crecer el turismo. तो ये 2 दिन काम पर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर आ रही है। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं? सीधा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी है। अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है। अब फिर वही कोशिशें करी जा रही हैं। ये लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, मुफ्त में करोड़ों रुपए की दवाइयां और इलाज हर शख्स का होता है दिल्ली में। दिल्ली की महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू करी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू करी। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को सबसे ज्यादा पेंशन दी। अरविंद केजरीवाल हर शहीद सैनिक को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हैं, उनके परिवार वालों को देते हैं। अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं, गरीबों के घर तक, गरीबों के मसीहा बनकर उनके घर तक राशन पहुंचाते हैं। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अब आपका स्तर इस स्तर तक आ गया है, इस लेवल तक गिर गए हैं आप लोग कि अब षड्यंत्र रख के झूठे फेक वीडियो, फर्जी वीडियो लाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं। मैं पंजाब के आवाम की ओर से इन सारी पार्टियों को कहना चाहता हूं, इन षड्यंत्रों को, इस कंस्पिरेसी को, इस प्री डिटर्मिन्ड, प्री प्लान्ड मिलिशियस प्रोपेगेंडा को आप बंद करें। पंजाब के लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है इस प्रोपेगेंडा में। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस ईमानदार जोड़ी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को जिताना है, इन सारी बेईमान ताकतों को हराना है। इन बेईमान ताकतों को डर क्या है? इनको डर यह है कि अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार से जाने वाले लखीमपुर में मैं आया हूं। ये बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है। इसको छोटी काशी भी कहते हैं। यहां पर मशहूर गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, उसको मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाभारत के समय का
लिलोटी नाथ मंदिर है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भगवत गीता में जिसका वर्णन है वो देवकली शिव मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर कोंडियाल घाट साहिब गुरुद्वारा भी है, उसको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, मैं पहले और दूसरे चरण में लगभग 2 चरण में 42 से ज्यादा विधानसभाओं में घुमा हूं। पहले दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या आपको? जानना है? जोर से बोलो, जानना है? पहले और दूसरे चरण में साइकिल और हाथी का सफाया होने वाला है। दोनों चरण में 300 पार करने की नींव डालने का काम पश्चिमी यूपी ने करा है और पूर्वी यूपी तराई वालों को 300 पार करने का काम करना है। मुझे बताओ, 300 पार करोगे क्या? अरे भाई, यही लखीमपुर वाले हैं। मैं 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में इस जिले में आया हूं। 14 में आपने किसको जिताया था बताओ तो जरा? भाजपा को जिताया था ना? किसको जिताया था? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। लगाएंगे क्या? मित्रों, 2007 से 17 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में 7 से 17 तक 10 साल में 2 लाख से भी कम नौकरियां युवाओं को दी थी। योगी सरकार ने, अरे बैठो भाई, योगी सरकार ने 5 साल में 4.5 लाख नौकरी करने का काम किया है। ये सपा और बसपा वाले, ये कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। 70 साल तक सपा बसपा, बसपा सपा, बुआ भतीजा उनको शासन करने का काम किया, मगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं। ये 2 दिन काम पर ना आए तो हम ठीक से जी भी नहीं पाएंगे और बदले में इन्हें हाशिए पर रखा जाता है। ये कहानी है सैनिटेशन वर्कर्स की, जो हमारे स्वास्थ्य और सहूलियतों के लिए फ्रंटलाइन आर्मी का काम करते हैं। और यहीं पर इन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए आगे आया वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। ये सफाई कर्मचारियों को काम करने के सही तरीके सिखाते हुए इन्हें स्किल्ड बनाते हैं और जिंदगी को एक नया नजरिया देते हैं। सुनीता एक ऐसी ही स्किल्ड वर्कर हैं। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम सुनीता बसवराज बामने है। मैं वाशीनाका के माड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 10 साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके। अभी वो फ़िलहाल है या नहीं उसका भी पता नहीं। मैं मेरे 2 बच्चों के साथ यहाँ पे गुजारिश कर रही हूँ। एक्चुअली वर्ल्ड कॉलेज का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके वजह से आज मैं बहुत अच्छे जगह पे जॉब करती हूँ। काम तो काम होता है, जो कचरा करने वाले हैं उससे ज़्यादा कचरा निकालने वाले को महत्व दिया जाता है। तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है और वही मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया था। पहला तो मेरे हस्बैंड तो इतना दारू पीते थे, कभी बाहर जाने तक नहीं मिलता था और बहुत मैं डरती थी। वो जाने के बाद WTC का मैंने ट्रेनिंग जब लिया तब मेरे में थोड़ा बहुत हिम्मत आया और मैं आगे चल पाई, तभी मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पाई। मैं पहले भारत नगर के झोपड़पट्टी में रहती थी। वहाँ पे दिन भर बच्चों को छोड़ के काम पे जाना और दिन भर वहाँ का माहौल इतना गंदा था। आजू बाजू वाले दारू पी के आते थे, रात को भी इतना परेशान करते थे कि कोई कभी पत्थर डाल देता था,
कभी कोई दरवाज़ा ठोक देता था, ऐसा एक डर था। तो अभी 6 महीने बाद मैंने अच्छा, भाड़े से ही रहती हूँ लेकिन थोड़ा बिल्डिंग में आई हूँ, तो यहाँ पे सेफ्टी लगता है मुझे भी और मेरे बच्चों के लिए भी। वर्ल्ड कॉलेज को धन्यवाद देती हूँ बार बार। ट्रेनिंग नहीं होता तो पता नहीं अभी मैं यहाँ तक पहुँच पाती या नहीं। स्वच्छता